अस्सलाम वालेकुम। CSS PMS मास्टर बाय रिजवान डोगर के साथ पाक हफेज़ में आज जो हमारा पहला लेक्चर है वो रोल ऑफ़ द मुस्लिम्स ऑन सब कॉन्टिनेंट है। इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली देखना है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो इस्लाम की आमद हुई थी वो कब हुई थी, इस्लाम कब आया, कौन कौन से ऐसे सोल्डर्स थे, कौन कौन से ऐसे हुक्मरान थे जो कि इस्लाम को लेके आए और किस किस तरीके से उन्होंने अपनी हुक्मरानी की, किस किस तरीके से उन्होंने अपनी डायनेस्टीज़ क्रिएट की और किस किस तरीके से उन्होंने अपने जो पाँव जमाए सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो आज इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को लेके चलेंगे। ये जो क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर बेसिकली इसमें से काफ़ी ज़्यादा MCQs उठाए जा सकते हैं। इनमें से बाज़ औक़ात लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो MCQs के हवाले से और GK के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है। तो आप लोग सारे इस क्वेश्चन को एज ए MCQs, एज ए GK के तौर पे या फिर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो रूल ऑफ सब मुस्लिम इन द सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे पहले हमने देखना है वो देखना है कि कौन सा ऐसा शहज़ादा था, कौन सा ऐसा सोल्डर था जो कि हम शहज़ादा तो नहीं कहेंगे, ये मोहम्मद बिन कासिम ये एक सोल्डर के तौर पे था और ये 1695 के अंदर 1615 तक ये सोल्डर्स मतलब कि सिर्फ 20 साल की उम्र में इन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम कमाया है इस्लाम की दुनिया में। आप ये समझ लें कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो इस्लाम की आमद का जो सबसे बड़ा रोल है वो मोहम्मद बिन कासिम का है, जो जिनके इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे। ये 31 दिसंबर 1695 में सऊदी अरेबिया के इलाका तैफ में पैदा हुए थे। इनकी जो डेथ हुई थी वो 18 जुलाई 715 AD में हुई थी इराक़ के अंदर। अगर हम इसके फुल नेम की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम अल तकफ़ी के नाम से ही जाने जाते हैं। बेसिकली अगर हम इनके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन के हवाले से मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इनका अराइवल कैसे हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ 1644 के अंदर फर्स्ट मुस्लिम एक्सपेडिशंस टू सब कॉन्टिनेंट थ्रो बलूचिस्तान इनटू द सिंध। मतलब कि मुस्लिम जो एक्सपेडिशंस थी सब वो स्टार्ट हुई थी 1644 के अंदर ही, जो कि बलूचिस्तान से होते हुए सिंध के अंदर दाखिल हुई थी। ये जो तरीक़ाकार था इनका वो पायरेट्स की फॉर्म में था। पायरेट्स का मतलब होता है ये जो कश्ती के ज़रिए, ये समुंदर की तरीके के ज़रिए, जो शिप्स के ज़रिए जो मतलब कि कोस्ट लाइन को इस्तेमाल करते हुए जो मतलब कि जितना भी मतलब कि शॉपकीपिंग की जाती है, जो तजारत की जाती है, लोग प्री इस्लामिक हिस्ट्री के टाइम के वक्त भी ये करते रहे हैं। लेकिन अगर इसके प्री इस्लामिक हिस्ट्री के बाद देखा जाए तो फ्रॉम प्री इस्लामिक टाइम्स देयर वाज अ ब्रिस्क ट्रेड बिटवीन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द अरेबियन पेनिसुला एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडियन एंड श्रीलंका। मतलब कि इस पेनिसुला के दरमियान काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग की थी। शिप्स रोड था, ये शिप्स रोड द ईस्टर्न monsoons as the courts of the Malabar and the Sri Lanka to pick up species and the return home riding on the western monsoons। मतलब कि जो लोग थे ना, ये जो गल्फ़ के जो इलाका के जो लोग थे, ये श्रीलंका से आगे फिर बाकी ममालिक में तजारत की रूह से मुख्तलिफ इलाका में सफ़र करते थे। और इसी तरह मुस्लिम मतलब कुछ ताजरान थे वो भी इसी तरह काफ़ी इलाका में सफ़र करते। तो ये मुस्लिम ताजरान क्या करते, बाकी तमाम ताजरान भी अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को साथ लेके जाया करते ताकि वो तजारत की रूह से मुख्तलिफ इलाका जो कि गल्फ़ के साथ साथ है उनका दौरा कर सके, वहाँ पे मज़ीद तजारत को इम्प्रूव किया जा सके, बेहतर किया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मोहम्मद बिन कासिम किस तरीके से सिंध के अंदर दाखिल हुए, क्यों दाखिल हुए, किन्होंने भेजा इनको, किस तरीके से भेजा। तो हम स्टार्ट करते हैं कैप्चरिंग ऑफ द मुस्लिम। सबसे पहला जो पॉइंट बताया हुआ मैंने यहाँ पे कि कैप्चरिंग ऑफ द मुस्लिम से मुराद ये है कि 707 के अंदर जो पायरेट्स थे अटैक्ड वन ऑफ द मुस्लिम मार्चेंट। जो वहाँ पे पायरेट्स अवेलेबल थे सब कॉन्टिनेंट्स के, तब वहाँ पे जो हुकूमत थी वो बेसिकली राजा दहर साहब की थी। राजा दहर साहब जो मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पर्शियन गुल्फ़ थी उनको श्रीलंका से आते हुए जो वापस जा रहे थे पर्शियन गुल्फ़ की तरफ, वहाँ पे बच्चे थे, बड़े थे, बूढ़े थे, उन सबको क्या किया था, उनके जो शिप को कैप्चर कर लिया था। कैप्चर करने के बाद उनके अंदर जो तमाम लोग थे उनकी नकदी लूटने के लिए कोशिश की, लेकिन जिनके पास नकदी नहीं होती थी फिर राजा दहर ये क्या करते थे, इनको प्राइजन कर लेते, उनको कैदी बना लेते थे। इस तरीके से फिर उन्होंने क्या किया कि तमाम जो मुस्लिम वहाँ पे
तजारत की रूह से जा रहे थे उनको कैदी बना लिया, उनको अपने पास रख दिया। उसके बाद हिजाज बिन यूसुफ को जब इस बात का पता चला तो हिजाज बिन यूसुफ ने जो राजा दहर को ख़त लिखा कि आपने जो हमारे कैदी बनाए हैं, जो कि हिजाज बिन यूसुफ कौन थे बेसिकली, हिजाज बिन यूसुफ वाज द अमैद गवर्नर ऑफ द इराक, ये इराक के गवर्नर थे। जब इन्होंने रिपोर्ट किया, व्हेन रिपोर्ट्स रीच्ड हिम टू हिज इंसिडेंट्स, जब उनके पास ये रिपोर्ट पहुंची, ही रोट टू राजा दहर डिमांडिंग द कैप्टिव्स ही बी रिलीव्ड एंड द रिस्पॉन्सिबल पायरेट्स पनिश्ड। मतलब जिन्होंने ये किया उनको पनिश किया जाए, और हमारे जो कैप्टिव्स हैं उनको, जो हमारे जो उन्होंने कैदी हैं, जो उन कैदी बना के हमारे लोगों को रखा हुआ है, उनको क्या किया जाए, उनको रिलीज़ किया जाए, उनको दोबारा भेजा जाए हमारी तरफ। लेकिन जो राजा दहर था उन्होंने क्या किया, उस बात को रिफ्यूज़ किया। उन्होंने कहा राजा दहर रिफ्यूज़ टू फुलफिल द डिमांड्स हिजाज की जो डिमांड्स थी उनको उन्होंने रिफ्यूज़ किया। दिस रिफ्यूजल सेट द स्टेज ऑफ द ऑनसेट ऑफ हॉस्टिलिटीज़। इट वाज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द खलीफा टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स एंड टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस टू नो मैटर व्हाट क्वार्टर इट कम फ्रॉम। हजाज बिन यूसुफ हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ गवर्नर रिप्रेजेंटिंग द खलीफा। बेसिकली हजाज बिन यूसुफ की मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसके जो इलाका के लोग हैं उनको छुड़वाया जा सके, उनको दोबारा लेकर आया जा सके, ताकि वो रिलीज़ होकर अपने तजारत की रूह से दोबारा काम को सरअंजाम दे सके। लेकिन जो राजा दहर था वो इस बात पे एग्री नहीं हुआ। उसने जो तमाम कैदी थे उनको क्या किया, उनको अपनी कब्ज़ में रखा, और कब्ज़े में रखने के बाद जो अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सपेडिशंस अंडर द अबैदुल्ला साहब को भेजा गया। फिर कि हिजाज ने क्या किया, हिजाज सेंट एंड एक्सपेडिशंस अंडर द अबैदुल्ला बिन बिना टू फ्री द कैप्टिव्स अंडर द बट अबैदुल्ला वाज डिफेक्टेड एंड किल्ड इन द कम्बाट बाय ट्रॉप्स ऑफ द राजा की जो ट्रॉप्स थे उन्होंने क्या किया, अबैदुल्ला को किल कर दिया। फिर उसके बाद हिजाज बिन यूसुफ ने जो अपने भतीजे को और अपने दामाद को, मोहम्मद बिन कासिम हिजाज बिन यूसुफ के भतीजे और दामाद दोनों थे, और हिजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम की निगरानी में अप्रॉक्सीमेटली 7,000 जो लोग थे, आर्मी थी, उनको भेजा। Determined that provocations meet on a prepared response. Hajjaj dispatched an army of 7,000 citizens cavalry under the Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim was only a young man of 17. अच्छा, अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम एक्सपेडिशंस की कैसी थी। इनकी एक्सपेडिशंस में ग्रोथ ऑफ इस्लाम बड़ा हुआ। ग्रोथ ऑफ इस्लाम में मोपल्स एंड मोपाल्स फ्राम द केरला, ये एक मतलब एरिया का नाम है। वर द फर्स्ट इंडियन कन्वर्टर, मतलब कि सबसे पहले सिंध के अंदर इस्लाम कबूल करने वाले मोपल्स थे। मोपल्स आजकल मुगल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। आपको मुगल्स आपने देखे होंगे कि मुगल इरा रहा है ना, बेसिकली ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। सिग्निफिकेंट चेंज बिगन विद मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज आया। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ऐड करूँगा मैं कि वहाँ पे जो लोग थे ना सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो इस बात को जानते थे, वो इस बात से मतलब बड़े खौफज़दा थे कि इस्लाम जहाँ भी जा रहे हैं इस्लाम को लेके ये वहाँ पे जीत रहे हैं, इस्लाम बढ़ता जा रहा है। तो उनके अंदर पहले ही हार का डर पैदा हुआ था। इस वजह से मोहम्मद बिन कासिम जो थे ये अपनी जंग के अंदर फतोहात की तरफ चलते गए और मुल्तान तक पहुँचते गए। ठीक है, अमैद एम्पायर एक्सटेंड अप टू मुल्तान विया देबल यहाँ पे दैबल नहीं है, दैबल है यहाँ पे। तो दैबल से होते हुआ क्या वो मुल्तान की तरफ पहुँचे। अच्छा, कासिम वाज किल्ड एट द एज ऑफ 20 की एज में कासिम को किल कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, मैं आपको बताता हूँ कि आफ्टर द डेथ ऑफ वलीद बिन मलिक, जो न्यू खलीफा बने, सुलेमान बिन मलिक बने अरब के अंदर, तो सुलेमान बिन मलिक हैज़ अ क्लैशेस विद हिजाज बिन यूसुफ के उसके साथ उनके बड़े क्लैशेस थे। जिस वजह हिजाज बिन यूसुफ कौन थे, हिजाज बिन यूसुफ वो थे जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के अंदर भेजा था। हिजाज बिन यूसुफ ने जब मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के अंदर भेजा था तो उनकी उम्र 17 साल थी। अच्छा, हिजाज बिन यूसुफ जो थे वो जब सुलेमान बिन मलिक के साथ उनके क्लैशेस हुए तो सुलेमान बिन मलिक ने, पहले से क्लैशेस थे, सुलेमान बिन मलिक ने हिजाज बिन यूसुफ को उठा के परे फेंका और मोहम्मद बिन कासिम को रिटर्न बुलाया अरब के अंदर। और आफ्टर द 3 to 4 days
उनको कत्ल कर दिया गया 20 साल की उम्र के अंदर ही। तो इसका मतलब ये है कि जो कासिम अगर कत्ल ना होते, मोहम्मद बिन कासिम अगर कत्ल ना होते, वापस ना होते, तो ये हो सकता था कि जो इस्लाम की जड़ें हैं वो लाहौर तक जाती और तमाम एरिया से इन चीज़ों को ख़त्म किया जाता। लेकिन ये सलमान बिन मलिक साहब जो कि हिजाज में यूसुफ के बहुत ज़्यादा क्लैशेस के साथ ही इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया और 20 साल की उम्र में उन्हें कत्ल कर दिया। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वाई मुस्लिम वन, मतलब कि मुस्लिम क्यों जीते। जब वन यहाँ पे लिखा है मुस्लिम क्यों जीतते गए और वो फतुहात उनकी कदमों के तले क्यों आती गई। सबसे पहली बात कि जब मोहम्मद बिन कासिम के पास जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर थे। इनके पास सेज इंजन था। सेज इंजन क्या होता है आपको पता है? पुराने ज़माने में जो किले बनते थे उनकी दीवारें बहुत बड़ी बड़ी बनाई जाती थी। उनकी दीवारों मतलब कि सबसे पहले ताकि किले के अंदर कोई आसानी के साथ दाखिल ना हो सके। लेकिन जो इसी तरह राजा दहर के जो किला था उसकी जो दीवारें बड़ी सख्त बनाई गई थी। तो आपको मैं एक और बात बताता जाऊँ कि राजा दहर और जो मोहम्मद बिन कासिम की जो लड़ाई थी वो रोहड़ी के मुकाम पे हुई थी। ये सखर के पास है जो सिंध के अंदर पाया जाता है। रोहड़ी बेसिकली एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे 1712 के अंदर राजा दहर और मोहम्मद बिन कासिम के दरमियान लड़ाई हुई थी। ये वो मुकाम है यहाँ पे, ठीक है। और यही कहा जाता है कि वहाँ पे क्योंकि राजा दहर की फ़ौज बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर भी उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसकी वजूहात क्या थी कि इनके पास सेज इंजन थे। सेज इंजन क्या होते हैं कि ये दीवारें जो होते हैं ना, बाड़ होते हैं जो किले के होते हैं उनको मतलब कि डिस्ट्रॉय करने वाले थे। उनको इक्विपमेंट्स थे, उनको तबाह करने वाले थे, उनको ख़त्म करने वाले थे, उनको उखाड़ने वाले थे। तो इसी तरह मंगल्स बो ये एक मतलब कि ये भी एक तरह का तीर कमान था। लेकिन इसका जो मतलब कि इस बो का जो मतलब कि इरा था, मतलब कि जो इसका मतलब कि टेक्निक्स थी वो ज़्यादा बेहतर थी बाकी जो आम बो था। क्योंकि मंगोल ने बहुत ज़्यादा काविश से मतलब कि इनको स्पुर्द किया था और इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्टी लेवल था और इसका जो मतलब कि जो निशाना था वो ज़्यादा बेहतर था बाकी चीज़ों से। लीडरशिप एंड स्किल्ड आर्मी थे। आपको पता है, मैं बता चुका हूँ कि 17 साल की उम्र में जो बहुत बेहतरीन किस्म का जो हमारा मोहम्मद बिन कासिम लीडर था उसकी वजह से, उस स्किल्ड आर्मी की वजह से ये जो लड़ाइयाँ थी वो आसानी की तरफ रूनुमा हुई, ठीक है। जिहाद एज अ मॉरल बस्ट। अच्छा, पहले ज़माने में जो लोग थे ना, आजकल तो ऐसा नहीं है, पहले ज़माने में जो लोग थे वो लड़ाइयों को जिहाद के तौर पे लेते थे। वो ये समझते थे कि शहीद जो होता है वो ज़िंदा ही रहता है। तो इसी अज़म के साथ, इसी वो यकीन के साथ लड़ाइयाँ लड़ते थे। इसी यकीन के साथ वो जो मतलब कि उनकी जो मिलिट्री मतलब कि सुपीरियरिटी भी शो होती है। द पीपल ऑफ द रिजम वार मेंटली डिफेटेड। मतलब अब ये मैं पहले बात बता चुका हूँ कि वहाँ पर जो लोग थे सब कंटेंट के अंदर वो जान चुके थे कि जहाँ भी मुसलमान जा रहे हैं वहाँ जो बर्तरी और जहाँ वहाँ पे उनकी जो कामयाबी है वो उनके स्पुर्द हो रही है। क्यों हो रही है कि वो उनके एक अज़म के साथ आते हैं और इसी वजह से जब ये उनको पता चला, उनके माइंड में ये चीज़ बैठी हुई थी, तो इन्होंने आसानी के साथ शिकस्त को मान लिया। मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाज नॉट हैप्पी विद द हिंदू रूलर्स। वही बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि जो राजा दहर थे उनके साथ जो बाकी जितनी भी मेजॉरिटी थी हिंदू की, जो कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर पहले ही मौजूद थी, वो इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी, वो इतनी ज़्यादा मतलब खुश नहीं थी। इसी वजह से जब मोहम्मद बिन कासिम दाखिल हुआ तो बड़े बड़े ताजरों ने बड़ा सपोर्ट किया मोहम्मद बिन कासिम को, और ताकि इसी सपोर्ट की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता मुल्तान की तरफ रुनुमा होते गए। अगेन डिफेक्शंस फ्रॉम द अमंग द हाइट्स चीफ्स एंड नोबल्स एंड मार्कलैंड्स एंड मतलब ये इसी तरह जो एलिट्स थे उसके साथ भी उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। इसी तरह ये बात डिस्कस होगी हमारी। नेक्स्ट हम चलते हैं मुस्लिम एक्सपेंशन टू द इंडिया। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मुस्लिम एक्सपेंशन इनटू इंडिया क्या है। आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ कि इन्वेंशंस में सबसे पहले जो आपको पता है कि गुप्ता एम्पायर्स थे। गुप्ता एम्पायर्स 550 AD तक हुकूमत की उन्होंने। 571 को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, तो तकरीबन 300 BC से लेकर 571 तक गुप्ता एम्पायर्स के मतलब कि इस एरिया के अंदर मतलब इनके जो था, इनकी ग्रिप थी, इनकी मतलब कि डायनेस्टीज़ थी, इनकी मतलब कि ये समझ लें कि तमाम इलाका में इनका रोब था, इनके मकामात थे, इनको मतलब स्पिरिटी दी जाती थी। लेकिन उसके बाद इन्वाइडर्स फ्रॉम द वेस्ट नॉर्थ अटैक इंडिया सिटीज़ के अंदर इन्वाइडर्स ने क्या किया,
मतलब कि इन्वाइडर्स में कौन शामिल है? महमूद ऑफ गजनवी शामिल हैं, जिन्होंने 17 अटैक किए, 17 टाइम मतलब अटैक किया। इंडक्ट पंजाब इनटू द गजनवी एम्पायर्स, मतलब कि पंजाब के ऊपर अटैक किया, 17 अटैक किए थे महमूद ऑफ गजनवी। अब गजनवी क्या है? महमूद ऑफ गजनवी मतलब महमूद नेम है, और ये जो गजनवी है ये अफ़गानिस्तान का एक इलाका है, इलाके की वजह से इसको गजनवी का नाम दिया जाता है। महमूद और गजनवी ने 17 अटैक किए थे पंजाब। अब पंजाब ये नहीं है क्या जो आजकल का पंजाब है, पहला पंजाब बहुत बड़ा था, उसमें ये जो मौजूदा पंजाब है पाकिस्तान का ये भी शामिल है, इंडिया का पंजाब भी शामिल था, और ये खैबर पख्तूनख्वा जो कि तकरीबन 18 समथिंग के अंदर इसको अलहदा सूबा बनाया गया था, ये भी तब पंजाब का हिस्सा था। इसी तरह बलूचिस्तान भी। तो ये जो तमाम एरिया था जो अफ़गानिस्तान तक इसकी ग्रिप मतलब लेंथ थी, इसको पंजाब समझा जाता था। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि महमूद जो गजनवी थे इन्होंने 17 अटैक किए। 17 अटैक इसकी मतलब और बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन हम इसकी हिस्ट्री की तरफ ना जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत कुछ और भी करना है साथ में। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा टच करके इसको आगे लेके जाया जाए। अच्छा, ओवर टाइम मुस्लिम पुश द बॉर्डर्स ऑफ द देयर डीपर्स इनटू द साउथ एशिया। इसी तरह साउथ एशिया के अंदर भी इनके बॉर्डर इंक्रीज। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि 1192 के अंदर एक पृथ्वीराज चौहान साहब जो कि किंग थे, इंडियन किंग थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इनको डिफ़ीट किया गया मोहम्मद ऑफ गोरी साहब ने। मोहम्मद ऑफ गोरी साहब जिन्होंने कैप्चर किया था दिल्ली को। दिल्ली तब बहुत बड़ी सल्तनत थी, सबसे बड़ी जो सल्तनत है मुस्लिम की, जो सबसे पहली बनने वाली सल्तनत है इंडिया के अंदर, वो दिल्ली सल्तनत है, जो कि महमूद ऑफ गोरी ने किया था। इसको डिफीट करने के बाद पृथ्वीराज जो कि इंडियन किंग था, उसको डिफीट करने के बाद इसको हासिल किया था। और अप्रॉक्सीमेटली ये जो इसके बाद जो डायनेस्टीज़ बनी हैं, जो मुस्लिम डायनेस्टीज़ बनी हैं, जो मुस्लिम्स मतलब कि डायनेस्टीज़ आई हैं महमूद ऑफ गोरी के बाद, जो कि पृथ्वीराज चौहान के बाद छीनने के बाद हासिल हुआ, वो 1210 से 1526 तक है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ कि ये डायनेस्टीज़ हैं, ये दिल्ली डायनेस्टीज़ क्या थी। मतलब इसमें सबसे पहली जो मतलब डायनेस्टी थी वो हमारे पास ये स्टार्ट जो हुआ था नहीं 1149 थे, 1206 तक था, लेकिन 1206 से आगे जो डायनेस्टी स्टार्ट, क्योंकि गौरी डायनेस्टी के बाद ये स्टार्ट हुई है दिल्ली डायनेस्टीज़। तो दिल्ली डायनेस्टीज़ में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्लैब डायनेस्टी भी कहते हैं इसको, मैमलिक डायनेस्टी पहले आपको बताया 1206 के अंदर, 1290 के अंदर, 1290 तक ये रही थी। ये जो डायनेस्टी है बेसिकली ये 1206 ये सबसे पहली रूरल डायनेस्टी है मुस्लिम्स की। द स्लेव डायनेस्टी वाज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी टू रूल इंडिया। द रीजन ऑफ द स्लेव डायनेस्टी लास्टेड अबाउट 84 ईयर्स। इन्होंने तकरीबन 84 साल हुकूमत की है। कुतुबुद्दीन ऐबिक इज़ नाउन एज द फाउंडर ऑफ द, कुतुबुद्दीन ऐबिक यहाँ पे लिखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबिक जो फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, इन्होंने जो पहले मौजूद जो मतलब गौरी डायनेस्टी के जितने भी लोग थे, मतलब कौन कौन थे, उनको कैद कर, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबिक ने क्या किया मतलब 3 किंग थे स्लैव, दे वर कॉल स्लैव किंग, ये स्लैव किंग कहलाते थे गौरी के बाद। अब मैं आपको थोड़ा सा गौरी के बारे में बता देता हूँ कि 1206 के अंदर ना गौरी जो महमूद ऑफ गौरी था, इनको जेलम के मुकाम पे कत्ल कर दिया गया था। अब कुछ लोग कहते हैं हिंदुओं ने कत्ल किया, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे कुछ कबीले थे उन्होंने कत्ल किया, लेकिन मुकम्मल इसकी जो नॉलेज है वो किसी के पास अभी तक नहीं है। लेकिन काफ़ी जगह पे डिफरेंट तरीक़ा से ये लिखा हुआ है कि जो गौरी डायनेस्टी के बाद जो दिल्ली डायनेस्टीज़ बनी थी, जो कि गौरी की वजह से ही बनी थी, गौरी नहीं बनाई थी, मतलब उसको स्लैव्स ने आगे लिया, फिर खिजली, फिर तुगलक, मतलब कि दिल्ली डायनेस्टी को मतलब कि ये कब स्टार्ट हुई है, जब 1206 में गजनवी के जेलम के मुकाम पर एसेसिनेशंस के बाद, मतलब कत्ल के बाद स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इस डायनेस्टीज़ में जो सबसे पहली डायनेस्टी है वो ममलुक या फिर स्लेव डायनेस्टी है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबिक इसको लीड कर रहे थे। और ये दे वर द कॉल्ड स्लेव किंग्स बिकॉज 3 ऑफ द इट्स आर्मी सल्तनस, कुतुबुद्दीन ऐबिक, शमसुद्दीन इल्तमाश एंड द गैसुद्दीन बलबन वर्ड स्लेव्स। इनमें जो स्लेव्स थे वो 3 तरह के 3 स्लेव्स थे, मैंने आपको जो बता दिए। इसी तरह मैं आपको बता देता हूँ ही मेड दिल्ली हिज कैपिटल। इसी तरह इसके अंदर जो दिल्ली को कैपिटल बनाया गया। इल्तमाश ऑर्गेनाइज हिज गवर्नमेंट हैंड मेड सेवरल, मतलब 3 इसके अंदर जो स्लेव्स आए हैं जिन्होंने इस डायनेस्टी को कंटिन्यू किया। ठीक है, मैंने आपको 3 नाम बता दिए, कुतुबुद्दीन ऐबिक है, शमसुद्दीन इल्तमाश है एंड गैसुद्दीन बलबन है। अच्छा, इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, इसके बाद जो डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी गैसुद्दीन बलबन, मैं आपको बताया डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी जब खत्म हुई है बलबन के बाद, बलबन वाज अनदर
थी। बेसिकली ये इन्होंने सजदा के तौर पे एक ना प्रेजेंस दी थी इन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायनेस्टी एंड पे जाके बलबन ने इन्होंने कहा कि मुझे सजदा करो, मैं छाया हूँ, मतलब कि साया हूँ, सॉरी गोड का साया हूँ, मुझे सजदा किया करो। तो इस तरह मतलब इस तरह वो लोग थे किसिंग इसको फीड को किसिंग करते थे किंग समझ के, बादशाह समझ के, जो कि कुछ लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद खिजली डायनेस्टी है। खिजली डायनेस्टी आफ्टर द स्लैव डायनेस्टी आई थी, ये 1290 से 1320 तक रही। Khijli ascending to the thrones. The first सल्तनत ऑफ दिस डायनेस्टी वाज जलालुद्दीन खिजली। ये जलालुद्दीन खिजली साहब थे जिन्होंने फल सल्तनत क्रिएट की थी। ही केम टू द थ्रोन 1219 AD एट द एज ऑफ 17 साल की उम्र में ये मतलब कि इन्होंने डायनेस्टी संभाली थी। डायनेस्टी का जो लफ्ज़ी मतलब होता है ना, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के मैं आपको 5 डायनेस्टीज़ बता रहा हूँ। बेसिकली जो डायनेस्टीज़ हैं बेसिकली ये रिज़ाइम होता है। रिज़ाइम का मतलब होता है एक ऐसा टिनोर जिसके अंदर उन्होंने अपनी मतलब कि हुकूमत की हो, उसको हम कहते हैं। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि खिजली डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी है। तुगलक डायनेस्टी के बारे में ये बताया जाए, गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक इंस्टीट्यूट द थर्ड डायनेस्टी ऑफ द सल्तनत इरा। इसके बाद ही वाज एन एक्सपीरियंस्ड कम्बाइंड एंड स्टेटमेंट एंड द प्रोफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, ये थे। इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसमें ना तुगलक डायनेस्टी के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊँ 1320 से स्टार्ट हुई, जैसा कि गयासुद्दीन तुगलक हैं, फिर उसके बाद मोहम्मद तुगलक हैं, मोहम्मद तुगलक, फिरोज़ शाह तुगलक हैं, फिर महमूद तुगलक हैं। इनकी डेट आपको मैं बता देता हूँ। वैसे 1320 से 24 तक गयासुद्दीन तुगलक रहे हैं। मोहम्मद तुगलक 1324 से 51 तक रहे हैं। फिरोज़ शाह तुगलक 1351 से 88 तक रहे हैं। और महमूद खान 1388 से स्टार्ट ऑनवर्ड रहे हैं जब तक इनकी डायनेस्टी। अच्छा, इसके बाद है गयासुद्दीन तुगलक शाह 2, ये 1388 से ऑनवर्ड रहे हैं। अबू बकर 1399 से 90 तक रहे हैं। नसीरुद्दीन मोहम्मद 1390 से 94 तक रहे हैं। हुमायूं 1394 से 95 तक रहे हैं। और नसीरुद्दीन मोहम्मद जो थे वो 1395 से 1412 तक रहे हैं। ये जो मैं आपको मतलब डायनेस्टी बताई है, ये तीसरी डायनेस्टी थी। इसके बाद है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी 1414 से स्टार्ट होकर 1451 तक है। 1414 में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि एज अ पावर ऑफ द सल्तनत डिक्लाइंड, यहाँ पे ना इनकी पावर डिक्लाइन स्टार्ट हो गई थी। क्यों? यहाँ पे वेस्ट इंडिया के अंदर मालवा एंड द गुजरात एंड ईस्ट इंडिया के अंदर जानपुर एंड बंगाल, इन नॉर्थन इंडिया के अंदर कश्मीर, इन डेक्कन एंड साउथ दी, मतलब ये जो इलाके थे इनके अंदर ना डिफरेंट सल्तनत डिक्लाइन हो, डिफरेंट तरह के मतलब कि आपको यहाँ पे जो ना यहाँ पे मुग़ल जो इंटर हो चुके थे, मुग़लों ने अपनी मतलब रोब जमा लिया था, मुग़लों ने अपनी हुकूमत को स्टार्ट कर दिया था इस सैयद डायनेस्टी के अंदर, सैयद और लोधी डायनेस्टीज़ के अंदर, ठीक है, 1415-1526 के अंदर। तो यहाँ पे इनकी ना डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था यहाँ पे। एज इस्लामिक पॉपुलेशन इन इंडिया स्वेल्ड, मतलब इस्लामिक पॉपुलेशन बढ़ रही थी इंडिया के अंदर। द आइडेंटिटी ऑफ द मुस्लिम एक्योर्ड अ न्यू डेफिनेशंस। इस्लाम नाउ एक्टिवली इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट facets of the life. The Hindu elite adopted the पर्दा, मतलब हिंदू लाइट मतलब कि वो अडॉप्टेड पर्दा उनको मजबूरी उनकी थी। इसी तरह मतलब कि लोधी डायनेस्टी, अब से लास्ट पे जो डायनेस्टी है वो लोधी डायनेस्टी है। ये बहलोल लोधी साहब इस्टेब्लिश की थी इन्होंने 1451 से 1526 तक 1526 तक जो रही है। बहलोल लोधी इस्टेब्लिश हिमसेल्फ इन पंजाब आफ्टर द तैमूर्स इन्वेजन। तैमूर जो आपको पता है कि ऊपर वाली डायनेस्टी जो हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ये डायनेस्टी है। अच्छा, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोधी सल्तनत वाज द सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट मतलब कि सल्तनत थी। हु कंट्रोल द गैंजेस वैली एज फार एज बंगाल तक इसने कंट्रोल किया। ही मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू बी एबल, मतलब इन्होंने दिल्ली को कैपिटल मूव करना स्टार्ट किया टू बी एबल टू कंट्रोल द किंगडम बेटर टू अ न्यू टाउन विच लेटर बिकम फेमस एज द सिटी ऑफ आगरा। अच्छा, ये सारी मुस्लिम डायनेस्टी हैं, लेकिन ये मुस्लिम डायनेस्टी जैसे फॉर एग्जांपल कबीले बदलते रहते हैं, मतलब कबीले जो कबाइल हैं वो कभी और स्ट्रॉन्ग हो जाए, कभी दूसरा स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो एक दूसरे को हुकूमत करते रहें। ये दी लास्ट जो लोधी डायनेस्टी थी वो इब्राहिम लोधी साहब की थी, जिन्होंने पानीपत के मुकाम पर 1526 के अंदर मुग़ल एम्पायर, जो सबसे पहले मुग़ल एम्पायर थे जो आगे जाकर हमने पढ़ने हैं, बाबर इसको कहते हैं, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर साहब, बाबर से शिकस्त खाई थी पानीपत के मुकाम पर। ये सबसे पहली लड़ाई थी जो कि पानीपत के मुकाम पे हुई थी और बहुत बड़ी लड़ाई समझी जाती है ये। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं मुग़ल एम्पायर्स।
थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ क्योंकि टॉपिक ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं इसके पार्ट 2 करना चाह रहा हूँ। दूसरे पार्ट में आपको मज़ीद बताऊँगा। द मुग़ल एम्पायर जो था, राइज़ ऑफ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नाउन एज अ बाबर के तौर पर, बाबर का जो लफ्ज़ी मतलब है वो लाइन का होता है, वाज अ फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर इन इंडिया। मुग़ल एम्पायर के जो सबसे पहले फाउंडर थे मुग़ल एम्पायर के, वो ज़हीरुद्दीन बाबर साहब थे। बाबर इन्वाड्स इंडिया, बाबर इन्वर्ट इंडिया के अंदर स्टार्ट मतलब कि इन्वाड हुआ। इन्वाड्स कैसे हुआ? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 के अंदर लड़ी गई। बाबर जो था तकरीबन बहुत समझदार किस्म का सोल्जर था। बाबर के पास एक आला था। वैसे आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बाबर क्यों लड़ाई जीता था। क्योंकि इसने एक पहाड़ी के ज़रिए जो वहाँ पे इब्राहिम लोदी साहब के जो इलाका था, जो किला था, उसकी जो डायनेस्टी थी, उसको 3 तरफ से घेरा डाल दिया था। और इनके पास एक आला था गोला फेंकने वाला, जो कि लोदी के जो दरबार में जाके मतलब गिरता था और उसको तबाह करने में आसानी पैदा होती थी। बाकी जो लोग थे, ये बड़ा ख़ास किस्म का, लेकिन ये लोदी सल्तनत के पास ये आला नहीं था। ये वैसे मैंने पढ़ा था, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो वो ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। बाबर कम इंडिया विद हिज 12,000 सोल्जर्स, बाबर 12,000 सोल्जर के साथ दाखिल हुआ। वाइल Ibrahim Lodi had a vast army of over 1 lakh on the historic place Panipat on 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 के अंदर बाबर दाखिल हुआ था। इसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बाबर रूल्स है, अच्छा बाबर्स को सपोर्ट करने के लिए लोग थे, वो आपको मैं मतलब कि यहाँ पे नहीं बताऊँगा। ये आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद इसके बारे, क्योंकि हम यहाँ पे MCQs और GK के हवाले से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा इसके मतलब कि जो डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बाबर रूल्स 1526 से 1530 तक रहा। ही एंजॉयड 4 years ऑफ रूलिंग एंड आफ्टर दिस बाबर डेड इन 1530 एट द एज ऑफ 47, 47 साल की उम्र में जो बाबर की डेथ हो गई थी। इसकी जो बाकी जो इसके जो रूल है उसको फिर सक्सीड किया इसके बेटों ने, इसके बेटे हुमायूं ने। हुमायूं के बाद आपको मैं बता देता हूँ कि बाबर के जो सक्सेसर्स हैं वो तकरीबन 6 हैं। 1862 तक, मतलब 1857 की जंग तक जो बाबर सक्सेसर्स थे, बाबर्स की जो मतलब के एम्पायर्स थे, बाबर्स की जो हुकूमत थी वो अभी तक थी। लेकिन बहादुर शाह जफ़र का जो दौर था वो बहुत कमज़ोर दौर था। औरंगज़ेब से स्टार्ट हो गया था वैसे, लेकिन जो शाहजहां और जहांगीर का दौर था वो बहुत ज़्यादा आला तरीन दौर था। अकबर का दौर बड़ा आला समझा जाता है। हुमायूं के जो मतलब कि जो दौर था ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन इसमें आपको मैं बता दूँगा नेक्स्ट। लेकिन अब हम बात करते हैं अच्छा, इसके बाद हम बात करें हुमायूं 1530 से 1556 तक रहे। इसकी एक दफ़ा हुकूमत टूटी भी, वो बंदा वो इसकी डिटेल में जाके आपको पता चलेगा। शीर शाह सूरी साहब ने से हुकूमत इन्होंने दोबारा ली। शीर शाह सूरी साहब जो थे, इन्होंने इसकी हुकूमत को मतलब कि 1533-34 के अंदर इसको ख़त्म किया था आई थिंक, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा है मतलब कि, और 1556 के अंदर दोबारा फिर इसकी हुकूमत जो थी शीर शाह सूरी से इसने डेथ के बाद इसको हासिल किया था। इसके बाद अकबर की आती है। अकबर हुमायूं का बेटा था ये। अकबर वाज जस्ट 14 years old व्हेन ही टुक द थ्रोन इन 1566। जब इन्होंने हुकूमत को संभाला, ये तकरीबन 14 साल के थे। अकबर अज्यूम्ड डायरेक्ट पावर इन 1560, 1560 के अंदर उन्होंने डायरेक्ट पावर हासिल करी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 40 years ऑफ हिज रिजाइन, फिर उन्होंने 45 साल तक अपने मतलब कि रिजाइन को एंजॉय किया। ही एक्सटेंड द मुगल्स फॉर एंटर्स टू द बे ऑफ बंगाल, बंगाल के बे तक, इन द ईस्ट एंड ऑफ पर्शियंस बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान इन द नॉर्थन वेस्ट। मतलब इन इलाका में अकबर ने अपनी हुकूमत को बढ़ाया। पीपल्स प्रेफर टू रिमेंबर हिम फॉर हिज gigantic military conquest and for the way in which the encouraged artistic and cultural endeavors। अब ये जो हुकूमत था ना अकबर बहुत ज़्यादा सियाना समझदार एम्पायर था मुग़ल। इसने अपने दौर में मिलिट्री जो एक्शंस थे उसको मजबूत किया, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया। इसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा किले बनाए। अकबर ने बहुत ज़्यादा किले बनाए जो आपको लाहौर के अंदर। जो इसके बाद आपको मैं बताऊँगा जहांगीर आया। जहांगीर ने मतलब आफ्टर द अकबर डेथ इन 1605 हिज सन जहांगीर, फिर अकबर का बेटा था जहांगीर, सक्सीड द रिजाइन he was one of the most attractive characteristics among the great Mughals, although he had a weakness for the strong drinks। मतलब वो ड्रिंक बड़ी पीता था। लेकिन जहांगीर built a reputation during his 23 years on the thrones as a great and just king। जहांगीर died in the 1628
लीविंग टू पोटेंशियल heirs, his son शाहजहां एंड his stepson शाहरियार सॉरी। अच्छा, शाहजहां जो 1628 से 1658 तक इन्होंने हुकूमत की। शाहजहां आपको पता है कि इन्होंने मुमताज़ महल बनाया था इंडिया के अंदर। ही बुल्ड रेड फोर्ट, इन्होंने रेड फोर्ट भी बनाया, मेमोरी ऑफ हिज रेड फोर्ट जिसे हम कहते हैं। मुमताज़ महल की याद अपनी जो वाइफ, सॉरी यहाँ पे इन्होंने अपनी जो मुमताज़ महल इनकी वाइफ का नाम था, उनकी याद में रेड फोर्ट बनाया था, जिससे ताजमहल के तौर पे जाना जाता है, जो आगरा के अंदर है। ये बहुत बड़ा इनका कारनामा है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो था एक बिल्डिंग थी, कंस्ट्रक्शन थी जो उस दौर में हुई थी। इसके बाद मैं आपको बता, ही रूल्ड द मैसिव मुगल्स एम्पायर फॉर 22 ईयर्स, 22 साल तक इन्होंने हुकूमत की। एंड इनिटेटेड रिटर्न टू इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी, एब्लिशिंग द मैनी ऑफ द लैक्स प्रैक्टिस एंड हैज़। इसी तरह औरंगज़ेब का जो दौर है, औरंगज़ेब 1658 से 1707 तक रहा। इसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र का जो दौर है, इसके बाद जो इनका बहादुर शाह ज़फ़र के बाद इनका जो दौर है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, आपको मैं बता दूँ कि ये जो हमारा जो वीडियो है ये फ़र्स्ट पार्ट है। इसके बाद जो आपको मैं मज़ीद जो हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब और बहादुर शाह ज़फ़र जो इनके जो डिज़ाइन हैं, इनके बारे में आपको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज की जो लेक्चर में इजाज़त दें। CSS PMS मास्टर बाय रिजवान डोगरी के साथ पाक स्टडी का जो पहला लेक्चर है वो पार्ट 1 रूल्स ऑफ मुस्लिम इन सब कंटेंट के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।